सोच को अपने ले जाओ शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। न बनाओ अपने सफ़र का किसी के किश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम मैथमेटिक्स में कक्षा 12 के सिलेबस से सारणिक चैप्टर को देखेंगे। मीन्स आज हम सारणिक का अध्ययन करेंगे। सारणिक मीन्स डिटर्मिनेंट का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सारणिक क्या होते हैं और सारणिक से संबंधित और भी जितने भी टॉपिक हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सारणिक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, तो सारणिक मीन्स डिटर्मिनेंट्स। सारणिक मीन्स डिटर्मिनेंट्स के कॉन्सेप्ट पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग आव्यूह मीन्स मैट्रिक्स का अध्ययन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियोज में, और हमने पढ़ा है कि रैखिक समीकरणों के निकाय को मैट्रिक्स के रूप में हम उसको निरूपित कर सकते हैं। जैसे अगर ये रैखिक समीकरण आपको दिए हैं a1x b1y a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये रैखिक समीकरणों के निकाय अगर आपको दिए गए हैं तो आप जानते हो कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में या आव्यूह के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2 x y इक्वल टू c1 c2। तो स्टूडेंट्स, हम दिए गए रैखिक समीकरणों के निकाय को इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, और अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये जो रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं, मतलब रैखिक समीकरण के जो निकाय दिए हैं, इनका अद्वितीय हल होगा किस कंडीशन में, मतलब ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें इनका अद्वितीय हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि किसी रैखिक समीकरणों के युग्म का अद्वितीय समीकरण होता है जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन है, इससे ये कंडीशन हमको मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन मिल जाए तो दिए गए रैखिक समीकरणों का जो निकाय है उसका अद्वितीय हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा इस निकाय का। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो संख्या है, अद्वितीय हल की जो कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन, इन समीकरणों के यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन है, यह एक संख्या है जो कि वास्तविक संख्या भी हो सकती है और काल्पनिक संख्या मतलब सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है, और यह इससे संबंधित है। इस आव्यूह से, ये जो आव्यूह आपका है, यह संख्या इससे संबंधित है। ठीक है, कैसे संबंधित है? देखिए, ये जो आव्यूह है, मान लीजिए कि ये आव्यूह आपका a है, a1 a2 b1 b2। क्लियर है? यहाँ पे देखिए
A1B2 माइनस, ये लिखा है A1B2 माइनस A2B1, ये देखिए A1B2 माइनस A2B1। कहने का मतलब ये जो संख्या है, जो कि रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, वो इससे संबंधित है। और इसको जो है इसी का सारणिक कहते हैं। कहने का मतलब आव्यूह ए का सारणिक ये माना जाता है, जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या आव्यूह ए से संबंधित है, जिसको मतलब इस संख्या को डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहा जाता है। क्लियर है? क्या चीज हमने बताया कि दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म को हम आव्यूह के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और रैखिक समीकरणों के युग्म का यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 मीन्स A1B2 माइनस B2A1 नॉट इक्वल टू 0 होगा तब। और ये चीज इस आव्यूह से संबंधित है। ये आव्यूह मान लीजिए, ये जो आव्यूह है देख रहे हैं कि इसी से ये संबंधित है। तो इस संख्या को आव्यूह, इसका मतलब आव्यूह ए का हमने माना है डिटर्मिनेंट कहा जाता है। क्लियर है? इस संख्या को, जो कि वास्तविक संख्या भी हो सकती है, सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है, को इस आव्यूह का डिटर्मिनेंट कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि A इक्वल टू A1 A2 B1 B2 ये आव्यूह है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर है? यही हम बताना चाह रहे हैं। क्लियर है? चलते हैं, देखते हैं कि आव्यूह की सारणिक की परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोग डिफिनीशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जो सारणिक होता है मीन्स डिटर्मिनेंट जो होता है, वह एक फंक्शन होता है। वो कहाँ से कहाँ तक, मान लीजिए कि यम है, यम से के तक, जहां पर यम जो है, यम क्या है? वर्ग आव्यूहों का समुच्चय है। यम क्या है? वर्ग आव्यूहों का समुच्चय, वर्ग आव्यूहों का समुच्चय। और के क्या है? के वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है स्टूडेंट्स? हम बात कर रहे हैं कि सारणिक क्या होता है। हम कह रहे हैं, हम लोग मान सकते हैं कि जो सारणिक होता है मीन्स डिटर्मिनेंट जो होता है, एक फलन होता है कहाँ से कहाँ तक, वर्ग आव्यूहों के समुच्चय से वास्तविक एवं सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय पर एक फलन होता है क्या? सारणिक। और किस तरह से परिभाषित है कि FA इक्वल टू के। ए क्या है? एक वर्ग आव्यूह है जो कि इसका अवयव है, मतलब ए जो है बिलोंग करेगा कैपिटल यम से, मतलब एक वर्ग आव्यूह है। ए क्या है? वर्ग आव्यूह। क्योंकि ये वर्ग आव्यूहों का समुच्चय है
तो इसका एलिमेंट ए है, तो इसका मतलब ये वर्ग आव्यूह होगा। क्लियर है। और जो के है ये क्या है, या तो वास्तविक संख्या होगी, ये स्मॉल के है, या तो वास्तविक संख्या होगी मतलब रियल नंबर होगा, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर है। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं कि सारणिक एक फलन है जो कि वर्ग आव्यूहों के समुच्चय से सम्मिश्र या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर होता है। और FA जो है, इस FA को ही हम लोग क्या कहते हैं, FA इक्वल टू जो K है, इसी को हम लोग कहते हैं कि A का सारणिक, A का सारणिक, FA को A का सारणिक हम लोग कहेंगे। क्लियर है। और इसको A के सारणिक को किस तरह से डिनोट किया जाता है, मॉड A लिख सकते हैं। A का जो सारणिक है किस तरह से निरूपित कर सकते हैं, मॉड A, या इसी को डिटर्मिनेंट ऑफ A, या इसी को ये डेल्टा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो सारणिक होता है उसको हम एक फलन मान सकते हैं वर्ग आव्यूहों के समुच्चय से सम्मिश्र एवं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर। ठीक है। जो किसी वर्ग आव्यूह को एक सम्मिश्र संख्या या वास्तविक संख्या पर ले जाएगा। क्लियर है। और FA मान लो कोई M का कोई एलिमेंट A है, मतलब वर्ग आव्यूह A है, तो FA जो होगा उसी को A का डिटर्मिनेंट कहा जाएगा, मतलब A का सारणिक बोला जाएगा। और उसको कैसे डिनोट किया जाएगा, मॉड A या डिटर्मिनेंट ऑफ A या डेल्टा। इस तरह से आशा करते हैं कि परिभाषा जो सारणिक की होती है आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो सारणिक होता है, सारणिक केवल वर्ग आव्यूहों का होता है। कहने का मतलब है, यहाँ पे हम नोट इसको आपको ध्यान रखना है कि सारणिक केवल वर्ग आव्यूहों का होता है। ठीक है। मतलब कोई वर्ग आव्यूह होगा तो उसका सारणिक हम निकाल सकते हैं, अन्यथा अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका सारणिक हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो जो सारणिक होता है मतलब जो डिटर्मिनेंट होता है वो केवल वर्ग आव्यूहों के लिए ही हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि सारणिक को हम एक फलन मान सकते हैं जो कि वर्ग आव्यूहों के समुच्चय से वास्तविक एवं सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। और यह जो फलन है किसी वर्ग आव्यूह को किसी सम्मिश्र संख्या या किसी वास्तविक संख्या से जो कि निश्चित होगा उसी से संबंधित करेगा। और दूसरी बात ये हम लोगों ने देखा कि किसी आव्यूह का सारणिक हम लोग तभी निकाल सकते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वह एक वर्ग आव्यूह होगा। क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि A का सारणिक होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A मॉड A लिखेंगे, या डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखेंगे, या डेल्टा लिखेंगे। क्लियर है। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि अगर, अब ये तो जाहिर हो गया कि जो सारणिक होता है मतलब डिटर्मिनेंट्स होता है वर्ग आव्यूहों के लिए ही वो परिभाषित है। क्लियर है। स्टूडेंट्स हमने सारणिक क्या होते हैं मीन्स डिटर्मिनेंट क्या होते हैं उसको समझ लिया है। तो
आपको ध्यान क्या रखना है, आपको मोटा मोटा क्या समझना है, वो ये कि कोई आव्यूह अगर आपका दिया है, मान लीजिए ये 1 2 3 2 3 4 5 6 7 ये दिया है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा करके ये संख्याएं आपको नोट कर देना है। ठीक है, ये अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व कैसे डिटर्मिनेंट को किया जाएगा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट को कैसे निरूपित किया जाता है ये आप समझ गए हैं। और दूसरी बात ये है कि डिटर्मिनेंट को तो हम मान लीजिए कि ये जो बॉक्स है इसको हटा करके मॉड का चिन्ह लगा देंगे और डिटर्मिनेंट हो जाता है। लेकिन ये डिटर्मिनेंट कब परिभाषित है, कब सही होगा, किसके लिए परिभाषित है, तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि अगर ये चीज़ वर्ग आव्यूह रहेगा तभी ये चीज़ परिभाषित है, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, अगर लिखा है 1 2 3 4 ये आव्यूह है, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, मान लीजिए ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 1 2 3 4। सिंपली आपको ऐसे समझ लेना है, क्लियर है। और जो ये डिटर्मिनेंट होगा आपको ध्यान रखना है, हमने बताया कि ये एक यूनिक नंबर होगा, मतलब अद्वितीय संख्या होगी, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा ये एक वास्तविक संख्या हो सकती है या तो समिश्र संख्या होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सार्डिक वर्ग आव्यूह का ही डिफाइंड है, उसके अलावा आयताकार आव्यूह पर ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब अब हम सार्डिक की बात जब भी करेंगे तो वहाँ पे हमें वर्ग आव्यूह को ही रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो हम चलते हैं कि प्रथम कोटि का आव्यूह लेंगे, फिर द्वितीय कोटि का आव्यूह लेंगे, तृतीय कोटि का आव्यूह लेंगे, फिर उसके सार्डिक की बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एक कोटि का आव्यूह। एक कोटि का आव्यूह, एक कोटि का आव्यूह का मतलब 1 क्रॉस 1 मतलब एक पंक्ति एक कॉलम, उसकी बात करेंगे हम। एक कोटि का आव्यूह हम ले करके अब देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, मतलब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। चलिए अब देखिए ए लेते हैं जिसमें केवल एक अवयव हो, तो एक अवयव के लिए तो केवल यही होगा A11, आप जानते हो एक ही अवयव होगा तो A11 उसको लिखेंगे। क्लियर है, अब जब इसका मॉड निकालेंगे तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 ही आएगा। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया, मतलब एक कोटि के आव्यूह के लिए उसका डिटर्मिनेंट, उसके अंदर जो एक ही अवयव रहेगा उसमें, तो जो अवयव है वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। क्लियर है, चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए A = लिखा है 3, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा, मतलब मॉड ए क्या हो जाएगा 3, यही आंसर हो गया आपका। क्लियर है, अब हम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लेंगे यहाँ पे। द्वितीय कोटि का आव्यूह, द्वितीय कोटि के आव्यूह का मतलब द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब 2 रो होंगे 2 कॉलम होंगे। ऐसी मैट्रिक्स लेंगे जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, फिर उसके डिटर्मिनेंट की बात हम लोग करेंगे। क्लियर है, तो अच्छा 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स अगर लेना है तो आप ले सकते हो A = A11 A12 A21 A22। क्लियर है, ये आव्यूह आपका 2 क्रॉस 2 का है, मतलब द्वितीय कोटि का है। क्लियर है ना,
चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, A11, A12, A21, A22। और ये कैसे आगे सॉल्व होगा देखिएगा, इसका गुणा इसमें करिए, इन दोनों का गुणा आपस में कर दीजिए। A11, A22 माइनस, फिर माइनस लगाने के बाद ये दोनों गुणा करिए आप, A21, A12, ये होगा आपका डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट को ऐसे भी आप चाहो तो लिख दो, ये डिटर्मिनेंट ए का मान हो गया। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए इक्वल टू और लिखा है कि 1 2 3 7। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ए का सार्डिक निकालना है। तो क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 7 ऐसे लिखेंगे। इसका गुणा इसमें करिए दोनों में, दोनों का 7 1 जा 7, फिर माइनस लगाइए 3 2 जा 6, इसका गुणा इसमें करिए 3 2 जा 6, 7 में 6 जाए 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब इस आव्यूह का जो सार्डिक होगा उस सार्डिक का मान 1 आएगा। और जो सार्डिक का मान आता है वो या तो वो रियल नंबर होता है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है ना? तो ये देखिए रियल नंबर है। चलिए 3 क्रॉस 3 कोट का आव्यूह हम लोग लेंगे और उसके डिटर्मिनेंट की चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। क्लियर है? 3 क्रॉस 3 का एक आव्यूह लेंगे, मतलब मैट्रिक्स लेंगे। ए इक्वल टू हम लेते हैं 3 क्रॉस 3 का। कैसे लेंगे आपको मालूम है, हमने आव्यूह पढ़ाते समय बात किया था कि तृतीय कोटि का अगर वर्ग आव्यूह लेना है तो आप कैसे लोगे। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह है, मतलब 3 क्रॉस 3 का वर्ग आव्यूह है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसकी चर्चा हम करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट मतलब इसका सार्डिक कैसे निकाला जाएगा और उसका मान क्या होगा। स्टूडेंट्स अगर जानकारी की दृष्टि से देखा जाए कि ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए या इसी को ऐसे भी लिखते हैं ना, क्लियर है? या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, जो भी आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड के साथ इन सभी चीज़ों को लिख सकते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है? अब इसको आगे जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं उसको आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले अब इसको हमको सॉल्व करना, कुल मिला के सरल करना है। तो ये वाला चीज़ आप बाहर निकालिए। क्या करिए, A11 यहाँ लिखिए, A11 इसको लिख लीजिए ना। अब ये चीज़ आप मतलब इसके सीध में जो चीज़ है इसको छोड़ दीजिए। क्लियर है? इसको आप छोड़ दीजिए और जो बचा उसको लिख लीजिए। क्या क्या बचा, A22, A23, A32, A33। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब हम लेंगे इस चीज़ को और ध्यान ये रखना है कि इसको प्लस लेना है, मतलब यहाँ पे प्लस चिन्ह के साथ हमने लिया है ये, और इसको माइनस लेना है, फिर इसको प्लस लेना है। मतलब हम प्रथम रो के सापेक्ष इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। ये जो पहली पंक्ति है उसके सापेक्ष इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस लेंगे, A12 लेंगे। क्लियर है?
फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे। अब ये वाला आप समझ लीजिए कि ये हम चिन्ह नहीं लगाए हैं, ये छोड़िए क्योंकि इसको A12 ले लिए हैं, A12 ले लिए हैं, तो ये कॉलम और ये पंक्ति पूरा छूटेगा। क्या क्या बचा? A21, A21, A23, A23, A31, A33। क्लियर है? चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हमने इसको लिया, इसको लिया, अब तीसरे अवयव को लेंगे इसको, ठीक है। तीसरे अवयव को लेंगे तो यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे और लिखेंगे A13, A13। अब बॉक्स में क्या लिखेंगे? बॉक्स में जो चीज़ बचा है, इस A13 लिए है ना, इसकी रो छोड़िए, इसका कॉलम छोड़िए, वो A13 का रो और कॉलम दोनों छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। क्या बचा? A21, A21 और A22, A22, A31, A31, A32, जो बचा है उसको लिखेंगे। मतलब जिसको लेंगे उस पंक्ति को, उस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो चीज़ बचेगी उसको लिख लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हमने द्वितीय कोटि का, जब अभी हम बता रहे थे 2x2 का मैट्रिक्स लेकर, तो हमने क्या बताया था? इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो हो गया A11, A22, A33, A22, A33 माइनस A32, A23, इतना हो गया। फिर माइनस A12, अब इसमें इसका गुणा करिए, लिखिए A21, A21, A33 माइनस A31, A31, A23, फिर प्लस क्या हो जाएगा बताइएगा? प्लस हो जाएगा A13, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? इसका गुणा करिए, A21, A32 माइनस इसका गुणा इसमें करके लिखिए -7, A31, A22। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इस तरह से तृतीय कोटि का वर्ग अवयव है, तो उसको उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं और ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो चीज़ आएगा वही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए हम लोग, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ये A इक्वल टू हम लिख रहे हैं 1 2 3 0 1 2 3 1 2। क्लियर है? अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, इसका डिटरमिनेंट हमको निकालना है। तो इसको डिटरमिनेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमने बताया था कि ये वाला पहले आप ले लीजिए, तो पहले इसको ले लीजिए एक, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? चलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको आप छोड़ देंगे, जो चीज़ लेंगे उसका पंक्ति और उसका कॉलम छोड़ेंगे, तो ये बचेगा आपका ये, ठीक है, 1 2 1 2। क्लियर है? चलिए फिर माइनस के साथ 2 ले लीजिए, इसके बाद क्या बचेगा? ये कॉलम और ये पंक्ति छूटेगा, 0 2 3 2, 0 2 3 2 बचेगा, 0 2 3 2 बचेगा। फिर ये 3 ले लीजिए, ये प्लस के साथ लेंगे, माइनस ये प्लस, तो क्या लेंगे यहाँ पे?
3। क्या बचा है, इस ये कॉलम छोड़ेंगे, ये पंक्ति छोड़ेंगे, 0 1 3 1, 0 1 3 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको सॉल्व करिए। अब देखिए 2 1 कम 2, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे ना, 2 1 कम 2 माइनस 2, 1 गुणे 2 माइनस 2, माइनस 2, 2 में 0 से करेंगे 0 माइनस 6, प्लस 3, 0 माइनस 3, 1 से 0 में गुणा करेंगे 1 होगा, 3 1 जा 3 होगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये हो गया कितना, प्लस 12, ठीक है। और ये कितना हो गया, माइनस 9। तो 12 में से 9 गया 3। ये आंसर हो गया आपके डिटर्मिनेंट का। क्लियर है? आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने तृतीय कोटि के वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि हमने यहाँ पे बताया है कि इस पंक्ति को लेकर के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी पंक्ति को लीजिए, आप मतलब इसका अवयव यहाँ लिए हैं, फिर ये यहाँ लिए हैं, फिर ये यहाँ लिए हैं, जरूरी नहीं है। आप किसी भी पंक्ति को, किसी भी स्तंभ को ले करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस पंक्ति को लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा, ये बचेगा तो इसके अंदर लिख देंगे। मतलब ये, अब ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है। इसको जब आप लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये वाली पंक्ति लेंगे यहाँ पे। क्लियर है? फिर ये स्तंभ और ये पंक्ति छूटेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, यहाँ लिखेंगे। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे इसको लेते हैं, ये तो प्लस माइनस माइनस, और इसको अगर ये कॉलम आप लेके चलना चाहते हैं तो यहाँ प्लस लेंगे, ये वाला माइनस लेंगे, प्लस लेंगे। अगर ये पंक्ति आप, जैसे कि हमने बताया, इसको लेना चाहते हो तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। क्लियर है? अगर इस पंक्ति को लेना चाहते हो आप तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इस स्तंभ को आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इस तरह से आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ को लेकर के सॉल्व कर सकते हो। हमने कहा कि चाहे इस रो को लीजिए, चाहे इस रो को लीजिए, चाहे इस रो को लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। किसी भी रो को किसी पंक्ति के सापेक्ष, किसी स्तंभ के सापेक्ष आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। चलिए हम इस पंक्ति के सापेक्ष निकाल के देखते हैं, ठीक है। इस पंक्ति के सापेक्ष निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो ये 0 लिखा जाएगा। और ध्यान ये रखना है कि ये माइनस के साथ लिखा जाएगा, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ठीक है, -0। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसको जब ये वाला पंक्ति ये स्तंभ छोड़ेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3। क्लियर है? और जब इसको लेंगे प्लस के साथ, +1, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छूटेगा, ठीक है। तो आएगा 2 1 कम 2 माइनस 9, 2 माइनस 9। क्लियर है? और फिर माइनस के साथ इसको 2 लेंगे और ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए, 1 1 कम 1 -6, 1 -6, क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। 2 माइनस 9, -7 आ गया आपका, ये -7। और यहाँ पे देखिए 6 में से 1 गए, -5 प्लस 10, तो 10 में से 7 गया 3। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया। जैसा कि आपने इस रो को लेकर हल किया था तब भी 3 आया था। आशा करते हैं स्टूडेंट्स का आपको सारणी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा।
स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सारी चीज़ें समझ में आई हो तो हमारे चैनल टैलेंट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइस, थैंक यू सो मच।